पीएम मोदी जापान दौरे से ये 3 तोहफे देश के लिए लेकर आएंगे। बैठक क्वाड की है, लेकिन नजरें हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बुलेट ट्रेन बनाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से ठीक पहले भारत सरकार ने पेट्रोल के दाम और 7 रुपए डीजल के दाम घटा दिए और इससे भारत सरकार के खजाने पर तकरीबन 1 लाख करोड़ का बोझ पड़ा है। तो ये पूरा गणित है दाम और दबाव का, और इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बना कोरोना, क्योंकि कोरोना ने इस दाम और दबाव के गणित को गड़बड़ा दिया और इसके साथ ही बढ़ी महंगाई। और इस महंगाई के बढ़ने के साथ साथ आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, यानी आरबीआई का जो रेपो रेट है वो सीधे सीधे महंगाई से जुड़ा हुआ है। और रेपो रेट बढ़ाने का सीधा अर्थ होता है कि बैंकों को आरबीआई महंगे दर पर कर्ज देगा। तो बैंकों के लिए कर्ज महंगा हुआ, लाजमी है कि इसका असर आपकी हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है। तो रेपो रेट की गाज जनता पर गिरी, यानी आप देखें महंगाई बढ़ी, बैंकों ने आरबीआई रेपो रेट बढ़ाया, तो बैंकों के ने रेपो रेट बढ़ाया आरबीआई ने बैंकों के लिए। इस रेपो रेट का असर सीधे सीधे जनता पर हुआ, क्योंकि बैंकों ने होम लोन पर ब्याज बढ़ा दिया। आपकी हमारी ईएमआईज जो हैं वो महंगी हुई और होम लोन महंगा हो गया, यानी आम आदमी के लिए खर्च ज्यादा हो गया, आय के साधन कम हुए और लोगों के पास खर्च के लिए पैसे कम बचे। यानी इसका सीधा सीधा सा असर हुआ कि महंगाई और ज्यादा बढ़ गई। रूस यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। कच्चे तेल के दामों में भी आग लगी है। दूसरे गर्मी की वजह से बढ़ी ईंधन की खपत से भी महंगाई की मार तेज हुई है। ऐसे में सरकार ने महंगाई कम करने के लिए ये फैसला किया। इस छूट के चलते केंद्र सरकार पर सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का भार पड़ने वाला है, लेकिन देश के आम जनता को इसका सीधा लाभ पहुंचे। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम घटाने से भारत सरकार के खजाने पर बोझ बढ़ा है। ये बोझ 1 लाख करोड़ रुपए का है। बड़ा सवाल यह है कि इस बोझ को भारत सरकार कैसे घटाएगी। इन सवालों का जवाब छिपा है क्वाड मीटिंग में। पीएम मोदी क्वाड बैठक में शरीक होंगे, जहां एक अहम मुद्दा होगा कोरोना से हल्कान अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारना। साथ ही दुनिया की 3 विकसित अर्थव्यवस्थाओं यानी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता भी होंगे, जिनके साथ भविष्य के आर्थिक ढांचे पर बात होगी। पेट्रोल डीजल पर नकेल का यह फॉर्मूला आखिर कैसे काम करेगा और इसमें भारत के जो सहयोगी देश हैं वो क्या भूमिका अदा करेंगे। तो इस नकेल के फॉर्मूले में महत्वपूर्ण सहयोगी होगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भारत को हाइड्रोजन देगा। हाइड्रोजन यानी एक अल्टरनेटिव फ्यूल जिस पर इकोनॉमी को ले जाने की कोशिश हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की बड़ी साझेदारी हाइड्रोजन को लेकर है और इस हाइड्रोजन का बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया के पास है। इसके साथ ही जापान, जो कि दुनिया का टेक्नोलॉजी हाउस कहा जाता है, जापान ईंधन बनाने की तकनीक देगा। साथ ही इस हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से इसको सड़क पर उतारा जा सकता है, वो तमाम चीजें जो हैं वो जापान से भारत को मिल सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 2030 तक क्लीन एनर्जी साझेदारी का रोड मैप भारत और अमेरिका के बीच बन चुका है। ये दोनों देश इस मामले में सहयोग कर रहे हैं। साथ ही पब्लिक प्राइवेट हाइड्रोजन टास्क फोर्स का भी गठन किया जा चुका है भारत और अमेरिका के बीच। और इस हाइड्रोजन में ही छिपा है पेट्रोल डीजल का पूरा गणित। आम भारतीय के लिए जापान का मतलब है शानदार चमचमाती कारें और बेहतरीन टेक्नोलॉजी। आपको याद होगा कि इसी साल मार्च के महीने में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संसद में हाइड्रोजन से चलने वाली कार मिराई लेकर पहुंचे थे। मिराई कार बनाती है जापान की टोयोटा कंपनी। इसके अलावा जापान की एक और कंपनी सुजुकी ने गुजरात में इलेक्ट्रिक कार बनाने का प्लांट लगाया है, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। हाइड्रोजन से ईंधन की बचत होगी, पर्यावरण भी बचेगा और रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे और साथ ही साथ ईंधन बेहद सस्ता हो जाएगा। जाहिर तौर पर हाइड्रोजन के इस्तेमाल के बाद कारों के चाल चलन और वाहनों के चाल चलन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये है मिराई कार, जो कि फ्यूल सेल पे चलती है, यानी ये हाइड्रोजन गैस से चलती है और ये 0 कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एमिशन करती है, यानी इससे कोई धुआं नहीं निकलता, बल्कि निकलती है तो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी पानी की भाप। तो आखिर पानी पे चलने वाली ये कार कैसी है, क्या है इसकी खूबियां, ये जरा आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो इस कार के बारे में हम आपको बताएं। ये कार जो है ये इसका हाइड्रोजन प्रेशर टैंक है। करीब 5 से 6 किलो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आती है। 1 किलो हाइड्रोजन गैस आप भरने के बाद
इससे करीब करीब 650 किलोमीटर सफर कर सकते हैं। यानी इसकी किफायत, इसका एवरेज यदि निकाला जाए तो ये एवरेज होगा इसका 1 रुपए प्रति किलोमीटर का। क्या आपको पता है कि भारत दुनिया भर में पेट्रोल डीजल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है? क्या आपको पता है कि पिछले साल यानी कि अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच भारत का पेट्रोल डीजल के खरीदारी पर 120 अरब डॉलर खर्च हुए हैं, जो कि करीब 9,000 करोड़ रुपए के बराबर है। और यही सबसे बड़े खर्चे को कम करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का सबसे बड़ा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान जा रहे हैं। वहां उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री से भी होने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में सरकार बदली है और साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में भी क्या कुछ बदला है, ये सवाल खड़े होते हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि लेबर पार्टी के उम्मीदवार एंथनी अल्बनीज, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो इस समय ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और उसको लेकर सवाल इस चीज को लेकर उठ रहे हैं कि क्या भारत की कुछ चिंताएं हैं, क्योंकि लेबर पार्टी चीन की समर्थक रही है, लेबर पार्टी के चीन के साथ पुराने रिश्ते रहे हैं, और ऐसे में उनका प्रधानमंत्री बनना क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में कुछ चीजों को बदलेगा? और इसके साथ ही चीनी अरबपति से चंदा लेने के आरोप भी चुनाव प्रचार के दौरान अल्बनीज और उनकी पार्टी के ऊपर लगे थे। साथ ही चीनी मलेशियाई मूल की विदेश मंत्री पेन्नी वोंग उनके साथ टोक्यो जा रही हैं, और टोक्यो में वो भी अल्बनीज के साथ में होंगी, जहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन इस चीज को बैलेंस करने वाले भी कई फैक्टर्स हैं, और बैलेंसिंग फैक्टर क्या हैं वो भी आपको समझाते हैं कि भारत की क्यों मजबूरी है, ऑस्ट्रेलिया की क्यों मजबूरी है भारत। क्योंकि भारत के साथ हाल ही में मार्च में एक बड़ा इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, और ये ऑस्ट्रेलिया की कई इंडस्ट्रीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में बड़ा अहम योगदान देने वाले एजुकेशन सेक्टर के लिए भी भारत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के अंदर बड़ा योगदान देते हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में 7.5 लाख भारतीय हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया में दूसरी सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई जो इमिग्रेंट आबादी है वो है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्तों में रणनीतिक रिश्तों का ये कुछ संतुलन है, जो इन तस्वीरों और ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की। बिहार में इन दिनों सियासी हलचल तेज है। पिछले दिनों लालू यादव पर पड़े सीबीआई छापों पर जिस तरह नीतीश ने अलग रुख लिया है, उसके बाद नीतीश के बीजेपी छोड़ने और लालू के साथ जाने के कयास और तेज हो गए हैं। इस पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर लालू के साथ नीतीश को नहीं जाने देंगे। यही नहीं, सुशील मोदी ने यह भी दावा किया है कि लालू, नीतीश, चिराग और मुकेश सहनी को एक नहीं होने देगी बीजेपी। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि इस जंग में वो कभी लालू के साथ नहीं जाएंगे। और सुशील मोदी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने। हम आगे आपको सुनवाएंगे उनकी पूरी बातचीत, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की, सुशील मोदी ने कहा कि लालू के साथ कभी भी नीतीश नहीं जाएंगे। वो दावा कर रहे हैं लालू से नीतीश की कथित करीबी पर ये उनका रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया कि लालू, नीतीश, चिराग को साथ नहीं आने देंगे। इस जंग में कभी ऐसा नहीं होगा कि लालू के साथ जाएंगे। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, सुशील कुमार मोदी का यह बड़ा बयान, और आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने बयान में और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार के साथ उनकी खास बातचीत सुनवाते हैं। बिहार की राजनीति ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। एक तरफ सीबीआई रेड को लेकर बीजेपी गर्म है, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरम है। लालू परिवार पर और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बोलने वाले हमारे साथ हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे और साथ में राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ नेता। ये जो राजनीति अभी चल रही है बिहार में, दो तरह से, एक सीबीआई का छापा लालू परिवार पर 17 ठिकानों पर, और दूसरा जेडीयू का नरम रुख। जेडीयू के किसी प्रवक्ता ने सीबीआई के इस छापेमारी पर एक शब्द तक नहीं कहा। आज जब मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें क्या पता, जो लोग छापेमारी कर रहे हैं वो लोग जाने। तो एक तरह से इशारे में बीजेपी पर था कि वो लोग बताएं। नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, उनके वरिष्ठ नेता श्री अशोक चौधरी सरकार में मंत्री भी हैं
और जो 2-3-4 बड़े नेता हैं जनता दल, उसमें से एक अशोक चौधरी की गिनती होती है। कल अशोक चौधरी जी ने खुद इस पर रिएक्शन दिया है। और ये तो देखिए जो सारा मामला, ये ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, शरद यादव, यही लोग थे 2008 में 23 अगस्त 2008 को मनमोहन सिंह जी से मिलने गए थे और कहा था कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने की जो काम लालू यादव कर, इसलिए उनको बर्खास्त किया जाए और सीबीआई जांच हो। तो इन्हीं लोगों ने जो दरखास्त दिया तो उन्हीं से पर जांच हो रही होगी। और मैं नहीं सोचता कि मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो कोई बयान नरम है, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसमें नरमी क्या, तो उन्होंने तो एक सामान्य बात कही कि भाई क्या मुद्दा है, क्या वो तो सीबीआई बता सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि सीबीआई जो काम कर रही है उस पर, उसको लेकर के नीतीश कुमार कुछ कहना नहीं चाहते हैं? क्योंकि उनका जो अनुभव रहा है, पहले जो रहा है, उसमें तो वो सीबीआई के किसी भी कार्रवाई पर कहते थे कि कानून अपना काम कर रहा है, कुछ किए हैं तभी तो पकड़ रही है पुलिस। यहाँ तक कि आप याद करें कि 5 साल पहले 2016 में आपने ही इस ज़मीन के बदले जो नौकरी दी गई थी, इन सारे कागजात को आपने सामने लाया था, मीडिया में दिखाया था, और फिर इस पर कई सारी कार्रवाइयाँ हुई थी। ईडी ने छापेमारी की थी, कई जगह पर जो संपत्ति है उसको ब्लॉक किया गया था। तो आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि लालू यादव की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए मुझे तो कहीं से दूर दूर तक ऐसा नहीं लगता है। और एक बार नीतीश जी चले गए तो उन्होंने देखा कि क्या स्थिति बनी जो है, तो दोबारा नहीं जा सकते। मुझे तो बिल्कुल सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं है कि नीतीश जी कभी लालू यादव से हाथ मिला सकते हैं। तो आखिर उनके परिवार के प्रति इतनी नरमी क्यों है? नरमी कहाँ, इसमें नरमी कहाँ, तो उन्होंने तो एक सामान्य बात कही कि तो सीबीआई बताए क्या क्या मुद्दा है, नहीं मुद्दा, ये तो कहा उन्होंने। इसका मतलब ये हुआ ना कि सीबीआई के वो स्पोक्स पर्सन नहीं है। तो आप तो लगातार बोलते रहे हैं सीबीआई की छापेमारी को लेकर के तमाम, तो आखिर ये नरमी क्यों है? नरमी नहीं, देखिए अब हमारी पार्टी में मेरे अलावा कितने लोगों ने कहा, ऐसा नहीं कि हर पार्टी में हर आदमी बोलता है। चूँकि मैं इस मुद्दे से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं लगातार बोलता रहता हूँ। और नीतीश जी बहुत संभल कर बोलते हैं, बहुत नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए कहीं कोई नरमी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपको नहीं लगता है सर कि जातीय जनगणना को लेकर के तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की 1 घंटे तक अकेले बंद कमरे में मुलाकात होती है? इसके पहले भी चाहे वो इफ्तार पार्टी का मौका हो, उसमें भी मुलाकात होती है। यहाँ तक कि इफ्तार पार्टी खत्म होने के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के लिए खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं जब तक वो चले नहीं जाते, उनको सी ऑफ करने ही नहीं बल्कि इंतज़ार भी करते हैं। तो ये कुछ आपको अटपटा नहीं लग रहा है? देखिए तो सामान्य कटसी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर नेता प्रतिपक्ष मेरे घर पर आया है तो उनको छोड़ने के लिए दरवाजे तक जा रहा है। और देखिए नीतीश जी की पुरानी आदत मैंने देखा है, मैं जब कुछ नहीं था और जब मिलने जाता तो देखता था कि वो गेट तक छोड़ने जाते थे, तो मैंने उन्हीं से सीखा। नहीं तो मैं कभी किसी को गेट छोड़ते नहीं जाता था। लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी औपचारिकता जिसका निर्वाह करना चाहिए। तो इसलिए देखिए नीतीश जी बहुत कर्टियस आदमी हैं, बहुत सम्मान करते हैं लोगों का। लेकिन राजनीति में जो कर्टसी होता है समय के साथ होता है। आप देखें तो यही नीतीश जी हैं जो पलटी मारे थे और लालू यादव ने इनका नाम पलटू राम रख दिया था 2 बार। एक बार जब लालू के साथ गए और फिर दूसरी बार जब आपके साथ आ गए थे। तो आपको नहीं लगता है कि उनकी राजनीति जो तलवार की धार पर वो चलते हैं, कभी इधर कभी उधर, बैलेंसिंग एक्ट करते हैं? देखिए इस समय क्यों कोई आदमी जाएगा लालू यादव के साथ? पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी, बीजेपी का जिस प्रकार का प्रभाव बढ़ता जा रहा, 18 राज्यों में हमारी सरकार है, तो ऐसे समय में कोई बीजेपी को छोड़कर यानी लालू के साथ जाना मतलब कांग्रेस के साथ जाना, तो कांग्रेस की क्या स्थिति है पूरे देश के अंदर? तो मुझे तो दूर दूर तक इस बात पर जो मीडिया में चलता रहता है दूसरा का प्रचार, मैं तो उसको दुष्प्रचार कहूँगा कि कभी नीतीश कुमार दोबारा कभी लालू से हाथ मिला सकते, ये नहीं हो सकता है। और सवाल ये उठता है कि यही नीतीश कुमार जब सीबीआई की छापेमारी हुई थी, महागठबंधन में उस वक्त थे और आपने ही आवाज़ उठाई थी और आपने ही सब कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स बाहर दिए थे, सबको बताए थे, तो उस वक्त वो भ्रष्टाचार के नाम पर अलग हो गए थे लालू यादव से, महागठबंधन से अलग हो गए थे और नरेंद्र मोदी के साथ चले आए थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वैसे ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीबीआई जब छापेमारी कर रही है तो नीतीश कुमार का स्टैंड जो है बिल्कुल सॉफ्ट है, वो दिख ही नहीं रहा है कि वो भ्रष्टाचार पर कुछ भी डायरेक्टली कुछ बोलना चाह रहे हो। देखिए जब सीबीआई ने छापा मारा तो बिना बिहार पुलिस के सहयोग के तो छापा नहीं मारा, बिहार पुलिस ने पूरा सहयोग किया।
कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।